Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं Netflix पे नई सीरीज जो आई है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज उसको एक्सप्लेन करूंगी। इनमें 8 एपिसोड है और ये अलग अलग एपिसोड्स को मैं अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 92% फ्रेश है। ये जो 8 अलग अलग एपिसोड्स हैं वो अलग अलग डायरेक्टर्स ने बनाई हैं। ऑल्सो एक और जो फैक्ट है इसके बारे में वो ये है कि इसकी जो स्टोरीज हैं अलग अलग एपिसोड्स की वो एक्चुअली राइटर HP लवक्राफ्ट के लिखे हुए स्टोरीज पर हैं जो पुराने और उनके अडेप्टेशन दोनों को मिलाकर उन्होंने इसमें बना के दिखाई है हमें। इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो एपिसोड 1 है लॉर्ड 36 उसको इसमें एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं इसमें बता दूं जब सीरीज शुरू होती है तो उसकी जो बिगिनिंग हमें दिखाई गई है उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सीरीज शुरू होने से पहले ही डेल टोरो यहाँ पे आते हैं और थोड़े से वर्ड्स बताते हैं एपिसोड्स को लेके। जिसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरी जो सीरीज है उसका जो बेसिकली कलर कॉन्ट्रास्ट है उसको बहुत डार्क रखा गया है और इस पूरे सीरीज में उस चीज का बहुत अच्छा यूज भी हुआ है, क्योंकि जो बहुत ही स्पूकी एक ऑरा बना के रखता है। और सीरीज शुरू होते ही जब हमारा इंट्रो खत्म होता है डेल टोरो के साथ, तब हमें एक बहुत ही अजीब सा बूढ़ा सा आदमी दिखाया जाता है स्टार्टिंग से ही, जो यहाँ पे टीवी देख रहा है और टीवी पर है जॉर्ज H.W. बुश। उससे हमें मालूम चल जाता है कि कितना पुराना ये सीरीज सेट हुआ है। जिसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी है वो अपने काउच से उठता है और किचन में जाता है, क्योंकि उसको कुछ मीट चॉप करना होता है। जैसे ही उसने मीट को चॉप करना ऑलमोस्ट खत्म ही करा होता है तभी हम देख पाते हैं कि उसको फेटल सा हार्ट अटैक आ गया है, जिसके तुरंत बाद ही हम उसको देखते हैं कि वो फ्लोर पे गिर गया है और मर गया है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमारे जो लीड कैरेक्टर है निक उसको दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा अजीब वॉर वेटरन है, क्योंकि उसको कोई भी चीज जल्दी पसंद आती नहीं है। उसको हर छोटी सी चीज ट्रिगर कर देती है, जैसे वुमेन राइट्स हो गए या फिर इमिग्रेंट्स को लेके चीजें हो गई। और ऐसा ये भी हो सकता है कि इसका जो इरिटेट होने वाला जो नेचर है शायद वो इस वजह से आता हो क्योंकि जो उसने लाइफ देखी है अब तक एज अ वॉर वेटरन उसका ये रिजल्ट हो। ये हमारा मेन कैरेक्टर तो है, मगर इसको देख के लगता नहीं है कि व्यूअर्स चाहेंगे कि बहुत टाइम तक जिंदा रहे। भले ही हमको उसका एक सैड एस्पेक्ट भी दिखाया जाता है जिससे वो गो थ्रू करता है, फिर भी यहाँ पे मालूम चलता है कि निक के पास बहुत ज्यादा डेप्ट है जो उसको क्लियर करना है और इस चीज से निकलने के लिए उसके पास शायद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जहाँ पे वो पुराने पुराने लॉफ्ट्स को खरीदेगा जो अनयूज्ड है काफी सालों से, जो बेसिकली ऑक्शन हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके जो ओनर्स हैं या तो उनका पता नहीं चल रहा है या तो वो मर गए हैं। जैसे भी हो, अब तक जितना भी उसने इस सबसे कोशिश करा है पैसे कमाने का उसका कुछ फायदा ऐसा हुआ नहीं है, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है, इसीलिए वो अब भी ये लॉफ्ट्स को खरीद रहा होता है। बेसिकली जो स्टोरेज यूनिट्स होते हैं उनको इस बार जो है वो जाता है स्टोरेज यूनिट के ऑक्शन में, जिसको कंडक्ट कर रहा होता है एडी नाम का इंसान। और हम देख पाते हैं कि वो लॉट 36 को खरीदा है $400 पे, और आज के रेट में हो सकता है कि वो बहुत सस्ता लग रहा हो, मगर हम 90s की बात करें तो उस टाइम के हिसाब से $400 एक लॉट को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा होते थे। यहाँ पे देख के लग रहा है कि निक को जो भी चीजें स्टोरेज यूनिट में मिल रही हैं उनके बदौलत वो शायद सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोन शार्क्स हैं वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे आगे हमको दिखाया जाता है कि निक उस लॉट के लेके जो फॉर्मेलिटीज हैं वो एडी के साथ कंप्लीट कर रहा है। जिसके बाद एडी उसको एक अजीब सा फुटेज दिखाता है जहाँ पे एक आदमी लॉट 36 के अंदर जाता है और वो नॉर्मली वॉक करके नहीं जा रहा होता है, वो जंप कर करके जा रहा होता है। और जब वो लॉट से बाहर आता है तब हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि उसका जो बैग होता है जिसको वो अंदर लेके जाता है वो खाली होता है, और वो आदमी ये सालों से करता आया है। निक को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उसका बेसिक एजेंडा ये होता है कि लॉट के अंदर क्या है, कुछ वैल्यूएबल हो, उससे उसको मतलब है, जिससे कि जो उसका डेप्ट है लोन शार्क्स को लेके उसको वो वापस दे सके। निक इसके बाद जो पेमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है एडी के पास, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक औरत आई है जिसका नाम अमीलिया है, और वो यहाँ आके बोलती है कि वो ओनर है लॉट 36 की, और मिसकम्युनिकेशन की वजह से उसको एविक्ट कर दिया गया था। यहाँ पे हमको ये भी मालूम चलता है कि जिसकी वो ओनर है लॉट 36 की, उसको ऑक्शन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि एडी को उसके बारे में कभी कोई इन्फॉर्मेशन आया ही नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ पे अपना फोन नंबर और एड्रेस दोनों बदल दिया था, और अमीलिया को कभी भी उसका एविक्शन नोटिस मिला ही नहीं था। इसके बाद एडी के पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो वो अमीलिया को बोलता है कि वो जाके निक से डायरेक्टली बात करे, जिससे कि वो उसको रिक्वेस्ट कर सके कि उसके लॉफ्ट में उसको देखने दे उसके बिलोंगिंग्स या सामान के लिए जो भी वो लेना चाहे। मगर जब वो जाती है निक से बात करने के लिए तो निक उसको बोलता है कि वो ऐसा उसको नहीं करने देगा, और निक का बिहेवियर यहाँ पे काफी ज्यादा रूड और ग्रम्पी लग रहा होता है। उसका ये भी मानना है कि उस लॉट का ओनर अब वो हो चुका है, तो उसके अंदर जो भी रखी हुई चीजें हैं वो सब उसको ही बिलोंग करती हैं, और यहाँ पे अमीलिया के पास अब कोई राइट नहीं है उसके अंदर जो सामान रखा है उसको चेक करने का। यहाँ पे हमको ये भी मालूम चलता है कि निक को एक्चुअली में जो अमीलिया को लेके उसके सामान जो अंदर रखा है उससे इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, इस चीज का भी वो ज्यादा बॉदर करता नहीं है। जब वो पहली बार जाता है लॉट 36 का दरवाजा खोलता है तो अंदर सामान देख के वो कुछ खास डिसअपॉइंटेड लग नहीं रहा होता, क्योंकि
अंदर बहुत सारा सामान होता है और उनमें से कुछ सामान उसको देख के लग रहा है कि वो एंटीक है तो किसी न किसी वैल्यू का होगा ही, मगर हमें देख के साफ साफ पता चल रहा है कि उस जगह को लेके कुछ ना कुछ तो अजीब है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डार्क में दिखाया गया है और वहाँ पे कुछ अजीब अजीब फोटोज भी हैं नाजी सोल्जर्स को लेके। निक को भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा होता है अगेन, और वो वहाँ जाके कुछ चेयर्स को कलेक्ट करता है, एक कैंडेलाब्रा को भी उठाता है और एक टेबल टॉप को भी लेकर आता है, क्योंकि उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो थोड़ी वैल्यूएबल होंगी अगर उनको बेचता है तो। इसके बाद जब वो इन चीजों को अपने ट्रक में डाल रहा होता है तभी एक आदमी आता है और उसके ट्रक को थ्रैश करने लगता है और उसको भी अटैक कर देता है, जिस प्रोसेस में निक को भी चोट आती है। ये बेसिकली लोन शार्क के तरफ से भेजा हुआ आदमी होता है, एक तरह से वार्निंग के लिए कि उसको उसके पैसे लौटाने हैं। यहाँ पे इस इंसिडेंट के होने के बाद एडी यहाँ पे आके निक को बताता है कि उसको जाना चाहिए एक बूढ़ी औरत के पास जिसका नाम है आगेथा, जो इन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और वो उसको कुछ अच्छा प्राइस भी दे सकती है उसके सामान के लिए। मगर जब वो आगेथा के पास जाता है उस सामान को बेचने की कोशिश करने के लिए, तब जल्दी हम देख पाते हैं कि वो उसको एक तरह से डिसमिस कर देती है। बेसिकली उसका जो कैंडेलाब्रा होता है उसको, फिर भी हमें यहाँ मालूम चलता है कि वो जो कैंडेलाब्रा है वो एक्चुअली गोल्ड से बना हुआ है, तब भी उसका जो जितना इंटरेस्ट होता है और फोकस होता है वो बेसिकली एक टेबल टॉप के लिए होता है, जो उसको एक्चुअली लग रहा होता है कि वो जो टेबल टॉप है वो सियॉन्स करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जिसको समन करने के लिए यूज करा जाता है अनगॉडली एंटिटीज को, जो बेसिकली डार्क वाले डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। उसको टेबल को देखते समय एक और चीज दिखती है जो एक्चुअली में एक सीक्रेट स्टोरेज स्पेस होता है टेबल के अंदर, और जब वो उसको खोलती है तो उसके अंदर उसको 3 अलग किताबें दिखाई देती हैं, मगर वो सारी तीनों किताबें जो होती हैं वो कल्ट प्रैक्टिसेस से ही रिलेटेड हैं। इसके बाद आगथा जाती है एक और आदमी को कॉल करने के लिए जिसका नाम रोलैंड है, जो अपेरेंटली काफी ज्यादा नॉलेज रखता है इन सब चीजों को लेके। रोलैंड जब वहाँ पे आता है तो वो इस चीज को देख के काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो जाता है और वो ये बोलता है कि 3 की जगह 4 किताबें होनी चाहिए उसके पास उस कल्ट से रिलेटेड, और बेसिकली हो सकता है कि वो उस फैसिलिटी के अंदर हो, मतलब उस लॉट के अंदर हो, चौथी वाली किताब, और अगर वो मिल जाती है तो वो जो पूरा कलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। निक यहाँ पे इस चीज को सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम चलता है कि वो चारों किताबें अगर उसको मिल जाएंगी तो काफी ज्यादा महंगे प्राइस पे बिकेंगी, एज मच एज $300,000, और इसी वजह से वो इस बार एकदम पक्का हो जाता है कि उसको चौथी किताब ढूंढनी ही ढूंढनी है, जिससे कि वो अपना लोन भी क्लियर कर सके। वो रोलैंड को लेके वापस अपने लॉट 36 की तरफ निकल जाता है और उनके ड्राइव के दौरान रोलैंड उसको बताता है कि वो एक्चुअली में जानता था उस फैमिली को जो ओन करते थे लॉट 36 को। पहले जो आदमी हुआ करता था वो गैम्बलिंग से काफी ज्यादा एडिक्टेड था और उस आदमी ने गैम्बलिंग की वजह से काफी ज्यादा अपना पैसा भी लूज कर दिया था, और इस बात से डेस्परेट होने के बाद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया था उसके अकॉर्डिंग। इस वजह से वो उस पॉइंट तक चला गया था जब वो अपने आप को कल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर लिया था। उसकी जो बहन थी डॉटी वो एक्चुअली में मिसिंग हो गई थी, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस वे में एक्चुअली गायब हुई थी, और वो ये भी बोलता है कि हो सकता है जितने सामान उसको वहाँ पे मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिंक हो उसके मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को भी लेके। यहाँ पे देख के लग रहा है कि निक डिस्पाइट की इतना क्रीपी से कहानी सुन रहा है उस फैमिली के बारे में जो उस लॉट को पहले ओन किया करते थे, तब भी उसको देख के लग रहा है कि वो ऐसे हेड स्पेस में है जहाँ उसको ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बॉदर कर नहीं रही हैं, क्योंकि उसका सारा फोकस होता है उस चौथे किताब को ढूंढने में जिससे उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि रोलैंड और निक मिलके लॉट 36 के अंदर गए हैं रात के बीचों बीच, और निक यहाँ पे एकदम पक्का तरीके से डिटरमाइंड होता है कि कुछ ना कुछ करके उसको चौथी बुक ढूंढनी ही ढूंढनी है, और उसके बाद ही वो लोग वहाँ से बाहर जाएंगे। जब वो लोग रैंडमली हर चीज को देख रहे होते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको, तो रोलैंड को यहाँ पे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें बेसिकली डॉटी के जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस है उसके बारे में आर्टिकल्स हैं। जब वो लोग फैसिलिटी को अच्छी तरह से देख रहे होते हैं एक एक कोना कोना, तब उनको एक काफी अजीब सी चीज मिलती है, और वो ये होता है कि उनको मालूम चलता है कि जो उस फैसिलिटी या फिर उस लॉट का एक दीवार जो है वो एक्चुअली में हॉलो है, और उनको जल्दी वहाँ पे एक सीक्रेट डोर भी मिल जाता है जो काफी अच्छी तरह से छुपाया गया था बाहर वाले लोगों के लिए। अब जब दरवाजा खुल गया होता है तो अंदर जाने से पहले रोलैंड यहाँ पे निक को एक्चुअली वार्न करता है कि अंदर कुछ ना कुछ खतरनाक जरूर हो सकता है। वो उसको यहाँ ये भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसको कोई डिमोनिक चीज अंदर मिलती है तो उससे वो आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, और उसको एक और चीज के लिए वार्न करता है कि अंदर जो भी एंटिटी होगी उससे वो किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं रखेगा। मगर देख के लग रहा है कि निक इस चीज को लेके अभी भी बिलीव नहीं कर रहा होता है और उसको इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और वो अंदर काफी आराम से चला जाता है बिना ज्यादा सोचे। मगर रोलैंड को देख के लग रहा है कि वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को लेके ज्यादा अवेयर है, और अंदर जाने से पहले वो कैंडेलाब्रा को भी लाइट करता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो एक्चुअली जो लाइट है कैंडेलाब्रा से वो उनको इविल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद जब वो लोग डोर के थ्रू वॉक इन करते हैं पैसेज में, तो अंदर घुसते ही उनको बहुत ही भयानक तरीके से अंदर से बदबू आ रही होती है, और फाइनली वो लोग उस कमरे में आते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा वो स्मेल होती है। वहाँ पे उनको दिखाई
दिखाई देता है जो वो उनको शॉक कर देता है। वहाँ पे एक औरत की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई है और जो डिजाइन बने हुए हैं वो बेसिकली इसलिए होते हैं बने हुए जिससे वो समन कर सके डिमोनिक एंटिटीज को, और उसके बॉडी के अराउंड एक बॉर्डर को मार्क करा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है वो। यहाँ पे रोलैंड को शायद रियलाइज हो गया होता है कि वो जो बॉडी है औरत की वो एक्चुअली में डॉटी है, और वो इस चीज के रेवलेशन से काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। उसका जो शक्ल है डॉटी का वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डिसफिगर हुआ है और अब वहाँ पे एक बड़ा सा बस होल बना हुआ है। और यहाँ पे रोलैंड का मानना है कि जो डीमन एंटिटी है वो एक्चुअली उसकी बॉडी के अंदर लॉक हो गई है। उसके जो बाल हैं वो भी ऐसा देख के लग रहा है कि जो जमीन है जहाँ वो लेटी हुई है उसमें वो फ्यूज हो रहे हैं, और अब हमें उस बेसिकली एंटिटी का पहली झलक मिलती है जो एक तरह से बहुत ही अजीब तरह का विगली सा फिगर है या क्रीचर है उसके फेस के अंदर। अभी भी इतना सब देखने के बाद भी निक को देख के लग रहा है कि उसको बिल्कुल भी ये सारी चीजें शॉकिंग नहीं लग रही हैं, क्योंकि उसका जो पूरा फोकस है वो पैसे कमाने पर है। और जैसे ही उसको चौथी किताब दिखती है तो यहाँ पे रोलैंड उसको बार बार प्लीड करके वार्न कर रहा होता है, मगर उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता इस चीज का। वो जल्दी से जाता है उस किताब को उठाने के लिए, और वो इतना ज्यादा इग्नोरेंट है इस चीज को लेके कि वो सर्कल के थ्रू ही वॉक कर जाता है। और यहाँ पे रोलैंड इस बात को प्लीड कर रहा होता है कि जो उसने अभी अभी करा है उस चीज का कितना बुरा कॉन्सिक्वेंसेस आगे झेलना पड़ सकता है उन्हें। और ये भी यहाँ देख के लग रहा है कि रोलैंड ने जो बोला है वो सब सही है, क्योंकि इसके ऐसे करते ही एक डीमन जो सालों से बंद था वो फ्री हो गया होता है, जो अपने आप को अब रिवील करता है और देख के लग रहा है कि उसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं और वो डॉटी के बॉडी से बाहर आया है। रोलैंड यहाँ इतना ज्यादा शॉक में होता है, मगर इसके पहले वो कुछ कर पाए वो डीमन जो है उसको पकड़ लेता है और उसको स्वॉलो कर जाता है। ये होने के बाद ही निक को रियलाइज होता है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को लेके कि वो कितने बड़े खतरे में है, और वो इन सब चीज को होते हुए एकदम हॉरिफाइड वे में देख रहा होता है। और तभी हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में जो चौथी किताब है उसमें आग लग गई है। यहाँ पे उसको याद आता है कि रोलैंड ने उसको पहले बताया था कि जो चौथी बुक है वो एकदम से आग पकड़ लेगी जैसे ही उसका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। और यहाँ हमको क्लियरली देख के लग रहा है कि चौथी किताब का यही पर्पस था कि जो डीमन है वो फ्री हो जाए, और वो जैसे ही फ्री हुआ वैसे ही किताब में आग लग गई। यहाँ पे निक डेस्परेटली उस डीमन से दूर भागने की कोशिश करने लगता है, और जैसे जैसे वो उस फैसिलिटी पे जा रहा होता है दूर, तो उसको फिर भी हर टर्न एंड कॉर्नर पे वो डीमन मिल जाता है। वो ऐसा देख के लग रहा है कि वो बार बार जितना भी उस डीमन से दूर भाग रहा है वो डीमन उसको फिर भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और जो फैसिलिटी की जो लाइट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जब हमको मालूम चलता है कि निक को थोड़ी ही दूरी पे कहीं हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है, जो उसका खुद शायद वो रे ऑफ होप है उस फैसिलिटी से बाहर निकलने का। मगर वो जो दरवाजा है वो बाहर से लॉक्ड है। वो वहाँ पे अमीलिया को देख के थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो होता है कि अमीलिया वहाँ का दरवाजा खोल के उसको बाहर तो निकाल सकती है, मगर यहाँ पे अमीलिया को देख के लग रहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बड़ी आसानी से उसको कोल्ड सा लुक देती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है बिना दरवाजा खोले। अब देख के लग रहा है कि निक के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि जो डीमन है हम उसके जस्ट पीछे देख पाते हैं उसको। जैसे ही पूरे फैसिलिटी की लाइट्स बंद होती हैं तो हम उसके आखिरी बार चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जिसके बाद हम श्योर तो हैं कि वो जो टेंटिकल वाला डीमन है उसने उसको मार डाला है। जो कहानी है पहले वाले एपिसोड की वो ओपन एंडेड है ऑब्वियसली, क्योंकि हमको यहाँ पे अभी तक यही नहीं मालूम कि वो जो डीमन है वो फ्री तो हो गया है, मगर वो बेसिकली अब फ्री हो गया है तो अब करेगा क्या वो। अब यहाँ पे जरा उस टेंटिकल डीमन की हम लोग बात कर लें तो जो पहली नजर में हमको मालूम चलता है वो ये है कि वो थोड़ा स्लाइमी सा है, उसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं और वो डॉटी के बॉडी में था। और यहाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि जब निक ने रोलैंड की जो बार बार वार्निंग थी उसको जब इग्नोर किया था और सर्कल के थ्रू जब वॉक करा था, उस वजह से वो डीमन डॉटी के बॉडी से रिलीज हुआ था। हमें यहाँ पे एक और चीज मालूम चलती है कि जब वो एंटिटी आई थी रोलैंड के पास तो उसके बहुत सारे जो टेंटिकल्स हैं उससे उसने जोर से पकड़ा हुआ था उसको, जिससे कि रोलैंड को बिल्कुल मूव होने तक का चांस नहीं मिला जब उसने उसको खा लिया था सेकंड्स में ही। एक और चीज ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि जो लोअर बॉडी है डॉटी की वो एक्चुअली में वो डीमन यूज कर रहा होता है इधर उधर मूव अराउंड करने के लिए। एक और चीज वहाँ पे ये है ध्यान देने वाली कि जब उसने रोलैंड को खा लिया था तब उसने अपना ध्यान निक के तरफ घुमाया था, मतलब ये है कि जो उसकी डिमोनिक हंगर जो है वो शायद रोलैंड को खाने के बाद खत्म हुई नहीं। ऑल्सो जो उसके जो चिल्लाने की जो स्क्रीचेस है वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है, और इस एपिसोड को देखने के बाद हमें लग रहा है कि जो सीरीज है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मोर ओवर एक और चीज यहाँ पे ये है कि वो जो बूढ़ा आदमी था जो हमेशा लॉर्ड 36 में आता था अपने पास बैग लेके, और जब वो जाता था तो उसका बैग खाली होता था, वो शायद इसलिए है कि हमने उसको मीट काटते हुए भी देखा है, और हो सकता है वो मीट को ही इस बैग में लेकर आता हो उस एंटिटी को फीड करने के लिए, इसलिए जब वो जाता था तो उसका जो बैग था वो खाली होता होगा। एक और आखिरी चीज मैं आपको इस क्रीचर के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है क्रीचर के पास एबिलिटी है टेलीपोर्ट करने की। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब निक फैसिलिटी के थ्रू अपने आप को बचाने के लिए बार बार भाग रहा था तो वो तो कॉरिडोर के थ्रू पूरा रन करके जाता था, मगर वो जैसे ही मुड़ के देखता था तो वो क्रीचर जो है उसके सामने ऑलरेडी होता था। आखिरी चीज यहाँ पे निक के बारे में डिस्कस कर लें तो निक को देख के तो ये क्लियर पहले से ही हो गया है कि उसको किसी की तरफ सिंपैथी
सिंपैथी या एम्पैथी कुछ भी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की जो डार्कनेस है उससे वो जो एंटिटी है वो एक्चुअली हो सकता है अट्रैक्ट होता हो। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली हो सकती है ये मेरे अकॉर्डिंग कि जो निक के अंदर की जो डार्कनेस है वो कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली वो जो एंटिटी है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और उसी के वजह से एंड में वो उसी में कंज्यूम हो गया और मारा गया। अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।